Swara Power Batch Foundation channel. My name is Divya Ola and I welcome all of you once again to one of the most important sessions for your exams. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार सीबीएसई पूछते आ रही है, जिस पे सीबीएसई एग्जामिनर का पूरा ध्यान रहता है, राइट, जो रेपिटेटिव है नेचर के अंदर। और सारे ही चैप्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं बोर्ड्स के लिए, उनमें कौन से ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिनसे 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि वहां से क्वेश्चन सीधे बनेगा। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट व्हाट आर द मोस्ट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच can help you get 100 out of 100 in social studies. Yes, you heard me right that यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही कम पढ़ के, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करके, उन टॉपिक्स को पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, राइट। और बहुत ही रिसर्च करके, सैम्पल पेपर को देखकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर मैंने एनालाइज किया है। सो लेट अस गो थ्रू इट वन बाय वन। हम सारी चीजों को यहाँ पर समझेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, एंड साथ ही में मैपिंग के लिए क्या जरूरी है। तो सीबीएसई का बेटा जो नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर हम देखते हैं कि सारी चीजें सीबीएसई खुद से बताता है कि मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा। बट बहुत बार हम ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं कि हम नोटिफिकेशन सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ते, और वहीं से अगर हम देखें तो आधा अगर हम काम कर ले उसको रीड करने का, उसको समझने का, तो काम हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं मैप वर्क, तो जैसा कि आपको पता है कि मैप वर्क ज्योग्राफी से आएगा और दूसरा आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से मैप वर्क आने वाला है। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिस पे सीबीएसई का पूरा ध्यान है, जहां से सीबीएसई बोल रहा है कि हाँ मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो सबसे पहले मैं मैप वर्क में लेकर चलती हूं आपको। ज्योग्राफी के अंदर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको सॉइल्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से रीजन में कौन सी सॉइल मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं अलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है, हमारे गंगा के मैदानों में, जहां पर रिवर सेडिमेंट्स लाके अपना बोल सकते हैं सेडिमेंट्स जाके डिपॉजिट करती है, जहां पे प्लेन्स मिलेंगे, जहां खेती होगी। ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलेगी, जहां दक्कन का पठार है, जहां प्लेटो रीजन है, क्योंकि वहीं पे वॉल्केनिक या लावा से निर्मित चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, और उनका इरोजन होके, वेदरिंग होके क्या मिलती है हमें, ब्लैक सॉइल। फिर आती है रेड एंड येलो। रेड एंड येलो सॉइल आपको डेक्कन प्लेटो के ईस्ट और साउथ में मिलती है, राइट। और इसका कलर रेड क्यों होता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बात करें येलो की, तो जब यही सॉइल हाइड्रेट हो जाती है, H2O इसमें मिक्स हो जाता है, तो ये येलोइश दिखती है। देन वी हैव टू टॉक अबाउट लेटराइट सॉइल। लेटराइट जो लीचिंग के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की काफी कमी होती है। तो ये हमें हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल रीजन जैसे मेघालय का प्लेटो या वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड, यहाँ पर आपको कुछ रीजन्स में लेटराइट सॉइल मिलेगी। एरिड सॉइल एज द नेम सजेस्ट कि एरिड सॉइल आपको डेजर्ट वाले एरिया के अंदर, जहां पर 25 या 50 सेंटीमीटर से कम की बारिश हो रही है, वहां पर मिलेगी। एंड फॉरेस्ट सॉइल मतलब जहां पर घने जंगल है, जैसे हिमालय, नॉर्थ ईस्ट एंड कुछ वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा, राइट। तो सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप वर्क आएगा ही आएगा कि डैम्स आपको लोकेट करने होते हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी एंड यू हैव टू जस्ट डिटरमाइन कि ये कौन से स्टेट में है, किस डैम की बात हो रही है। तो अगर मैं बात करूं सलाल डैम, दैट इज इन कश्मीर, ठीक है। फिर बात करें भाखरा नांगल डैम जो सतलज रिवर पे है, आप एकदम हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे देख सकते हैं। टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है, किस रिवर पे, भागीरथी रिवर पे। राणा प्रताप सागर डैम जो कि आपके राजस्थान में कोटा के पास मिलता है ऑन चंबल रिवर। देन सरदार सरोवर जो कि आपको गुजरात में मिलेगा ऑन नर्मदा रिवर। नर्मदा आप जानते हैं अमरकंटक से निकलती है, राइट। हीराकुद डैम, इसमें सवाल कई बार आया है, और हीराकुद डैम आपको महानदी रिवर पे उड़ीसा के अंदर मिलता है, राइट। एंड नागार्जुना सागर डैम, ये बिल्कुल आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे मिलेगा। आप प्लीज ऐसे ब्लैंक मैप्स लेकर प्रैक्टिस करें, जैसे मैं करवा रही हूँ, फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे। तुंगभद्रा जो है वो आपको कर्नाटक में मिलेगा, राइट। तुंगभद्रा बेसिकली कृष्ण रिवर पे है, तुंगभद्रा रिवर पे। सो ये सारे वो डैम्स हैं, इनको लोकेट करने को पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द टिहरी डैम, द हीराकुद डैम एंड ऑफ कोर्स द भाखरा नांगल डैम सतलज रिवर पे। कई बार रिपीटेटिवली क्वेश्चन आया है। कमिंग टू द नेशनलिज्म इन इंडिया वाला पोर्शन, क्योंकि इससे भी आपका 1 या 2 मार्क्स का मैप वर्क आता ही आता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो है कांग्रेस के सेशन। तो सीबीएसई जनरली आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगी उस सेशन से रिलेटेड, एंड आपको वहां पर मैप में लोकेट करना है। सो कमिंग टू द कैलकाटा सेशन, जहां पर प्रपोजल हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का।
समझ में आया, जहां पे गांधी जी ने प्रपोज किया था सितंबर 1920 में। नागपुर सेशन वो था जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने, सो दैट विल बी इन महाराष्ट्र, नागपुर सेशन। देन मद्रास के अंदर साइमन कमीशन के ऑपोजिशन को लेके जो प्रपोजल आया था वो मद्रास तमिलनाडु के अंदर, दैट वाज द कांग्रेस सेशन। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है एक लाहौर का सेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। एक अगर हम बात करें तो आपका जो महाराष्ट्र का वार्धा है वो सेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो 1938 के अंदर लागू हुआ था। तो ये तीन मेजर बोल सकते हैं सेशंस हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी सीबीएसई ने ये वाला और ये वाला सेशन पूछा है, राइट। सो ये तीन नोटिफिकेशन में आए हैं, इसके अलावा भी मैंने आपको बताया है। कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको सत्याग्रह लोकेट करने को पूछ लेंगे या फिर पूछेंगे कोई मेजर इंसिडेंट या इवेंट जो टर्निंग पॉइंट आया था नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर। सो कमिंग टू द फर्स्ट, यहां पर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं 3 सत्याग्रह हुए थे। पहला सत्याग्रह वाज इन चंपारण बिहार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। खेड़ा जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है, अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है। तो आपको ऐसे लोकेट करना है, सीधा आपको सीबीएसई इस तरह से लोकेट करके देगी, इंफॉर्मेशन देगी, आपको नाम लिखना है कि ये सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, ये कौन सी प्लेस है, राइट। फिर बात करें तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो एक मेजर इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज इन पंजाब, राइट। सो यहाँ पर पंजाब अमृतसर आपको लगाना है। एंड जहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो है सिंपली साबरमती से चल के जब गांधी जी दांडी पहुंचे थे। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई ने सैंपल पेपर में भी दिया है कि वो कौन सा पॉइंट है जो कि जहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई है। एम आई क्लियर टू ऑल? सो ये आपके कुछ नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड मैप वर्क है जो आएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, राइट। फिर बात करें हम मिनरल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कभी पूछा जाए, वैसे तो सीबीएसई नहीं पूछेगी बट पूछ लिया जाए तो यू हैव टू रिमेंबर आयरन ओर माइंस, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले उड़ीसा के अंदर आपकी मयूरभंज माइंस है, दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर है, बेलाडीला इज इन छत्तीसगढ़, राइट, आयरन ओर की माइंस है। कर्नाटका में बेलारी की खदानें हैं और कुद्रेमुख हिल्स के अंदर, कुद्रेमुख जो कि हॉर्स शेप्ड बोल सकते हैं, हॉर्स के मुंह जैसी एक हिल है, एक तरह से पहाड़ी है, उसी के नाम पे है, जहां से हम क्या करते हैं, आयरन ओर निकालते हैं। फिर मैंगलोर पोर्ट ये जाता है वाया पाइपलाइन और फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट, ठीक है। फिर बात करें मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स की, एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो देयर आर फ्यू क्रॉप्स, ठीक है, जो हमने पढ़ी, बट उसमें इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि समटाइम्स सीबीएसई आस्क कि भैया बताइए कि कौन सा क्रॉप जो है वो कौन सा स्टेट किस प्रोडक्शन में आगे है, राइट। सो शुगर केन दैट इज इन उत्तर प्रदेश सबसे आगे है शुगर केन के अंदर। चाय की बात करें तो असम सबसे आगे है, ठीक है, तो आई एम राइटिंग ST। देन कॉफी फॉर कर्नाटक, प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा, कर्नाटक के अंदर बाबा आए थे यमन से, राइट, जिन्होंने बाबा बूदन हिल्स, मतलब एक तरह से जहां पे भी जिस हिल्स पे उन्होंने कॉफी को उगाना शुरू किया उसका नाम पड़ गया बाबा बूदन हिल्स। तो कर्नाटक से ही कॉफी की शुरुआत हुई, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि केरल होगा, हमेशा कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ठीक है। बात करें रबर की तो रबर आप जैसे कि जानते हैं कि कहां पर उगता है, जहां ज्यादा पानी मिलेगा, और ट्रॉपिक्स के आसपास आपको ज्यादा पानी मिलता है, और ट्रॉपिक्स के आसपास आपको केरल और तमिलनाडु मिलेंगे। तो प्लीज रिमेंबर कि केरल इज द प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसका, रबर का। कॉटन ऑब्वियस है कि यहाँ पर डेक्कन प्लेटो है। अब आप देखिए कितना रिलेटेबल हो जाता है जब हम सॉइल अच्छे से पढ़ लेते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा रीजन काठियावाड़ की हिल्स और ये पूरा का पूरा रीजन डेक्कन प्लेटो का है। तो प्रोडक्शन में कौन आगे होगा, या तो गुजरात या महाराष्ट्र। नाउ द मेजर पोर्शन ऑफ डेक्कन प्लेटो कहां पर है, महाराष्ट्र में, दैट मींस कॉटन आपका महाराष्ट्र का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। फिर बात करें जूट की, जूट कहाँ उगता है बेटा, तो जूट उगता है जहां पर अच्छे डेल्टाइक रीजन होते हैं, क्योंकि जूट की स्टेम से हम उस धागे को बहुत ज्यादा पिघला के या घोल के एकदम उसको बहुत सॉफ्ट करते हैं और फिर धागा निकालते हैं उसकी स्टेम से, जिससे जूट बनता है, राइट। सो वेस्ट बंगाल इज दैट प्लेस जहां पर आपका जूट बनाया जा रहा है। डन। सो दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ दीज क्रॉप्स। कमिंग टू द ऑयल फील्ड्स, अगेन आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बोलेंगे कि असम के अंदर डिगबोई है, ठीक है। फिर बात करेंगे नहर कतिया, ये भी असम के अंदर है, बहुत ही लेस चांसेस है कि ये आए, स्टिल सीबीएसई ने नोटिफिकेशन में दिया है तो हम समझ लेते हैं ये मुंबई हाई है। बसीन जो कि ऑफशोर महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। फिर बात करें तो वी हैव कलोल इन गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात, ये कुछ पूछे जाते हैं जो यू हैव टू रिमेंबर। फिर बात करते हैं पावर प्लांट्स की। नाउ ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि असम के अंदर है नामरूप पावर प्लांट, सिंगरौली दैट इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर आपका सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट है, और रामागुंडम दैट इज इन तेलंगाना, रामागुंडम
गुंदम। डन। देन वी हैव कोल माइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल से इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन है। और अगर आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोल की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस के बारे में, और साथ में अगर आप मैप बना के, एक रफ मैप बना के आप क्या करें, फटाफट से अगर माइंस या बोल सकते हैं कोल की जो खदानें हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, अगर ये भी मार्क कर देंगे, लेबल कर देंगे, तो इट विल हेल्प यू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। सो रानीगंज, इट इज इन वेस्ट बंगाल, प्लीज रिमेंबर दिस। ये कोल की माइन है, ठीक है। देन वी हैव बोकारो इन झारखंड, सो झारखंड में है बोकारो। देन वी हैव तालचर, दैट इज इन उड़ीसा, ठीक है। आसपास ही मिलेंगे। ये पूरा रीजन कोयले का क्यों है? क्योंकि दामोदर वैली यहां से निकलती है। जहां पर भी नदी घाटी होती है, गोदावरी, कृष्णा, दामोदर, वहां पे आपको कोयला मिलेगा, राइट। सो बिकॉज दामोदर यहाँ छोटा नागपुर से निकलते हुए, दामोदर और उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से महानदी है, राइट। सो आपको इन रीजन के अंदर, और नेवेली तमिलनाडु, ठीक है, ये रीजन है। स्पेसिफिकली अगर मैं नेवेली की बात करूं तो ये वो रीजन है जहां पर आपको कौन सा कोयला मिलता है? लिग्नाइट कोल मिलता है। आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स कि 4 तरह के अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट कोल के टाइप्स होते हैं। आई होप यू नो दैट। तो नेवेली आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल। और एक बात करूं तो हमारी एनसीईआरटी में भी ये दिया है कि हाँ, नेवेली इज अ प्लेस जहां पे लिग्नाइट कोल मिलता है। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ मिलेगा बेटा? कॉटन कहाँ मिलेगा? जहां पर काली मिट्टी है, राइट। आपको मुंबई में मिलेगा, सूरत गुजरात में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा क्योंकि मालवा का पठार है यहाँ पे, कानपुर उत्तर प्रदेश में। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो काली मिट्टी नहीं है, फिर कैसे कॉटन है? तो बेटा कभी कभी सरकारें रीजनल डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत लॉस खा के भी ऐसी जगह इंडस्ट्रीज लगाती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे रोजगार जो बोल सकते हैं उसकी सुविधाएं दे सके लोगों को, राइट। जैसे आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में मथुरा रिफाइनरी है, पर रिफाइनरी तो वहां होती है जहां पर आपको नदी मिलेगी या फॉजल्स मिलेंगे, यहाँ पे कहाँ फॉजल्स है, राइट। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो ये इसलिए सेटअप किए जाते हैं ताकि रीजनल डेवलपमेंट हो सके, ओके। एंड देन वी हैव कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। तो ये ध्यान रखनी है आपको, ये सारी प्लेसेस जहां पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, अगेन वही सारी प्लेसेस जहां पे आयरन माइंस हैं, राइट, या कोल माइंस हैं। तो दुर्गापुर हो गया वेस्ट बंगाल में, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, राइट, विजयनगर कर्नाटक एंड सलेम तमिलनाडु, ओके। देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में तो है नरोरा प्लांट, ठीक है। अब गुजरात वाले खाते हैं खाकरा, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट इट इज काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। फिर तारापुर महाराष्ट्र, आप याद रख सकते हैं ताराबाई से, ठीक है। एंड देन वी हैव कलपक्कम, कलपक्कम, कुंडकुलम, कलपक्कम, कुंडकुलम, ये तमिलनाडु में है। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल हेल्प यू, आप ज्यादा से ज्यादा देर तक रिटेन कर पाए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और एयरपोर्ट, ठीक है। पोर्ट मतलब एक तरह से आपका जो बंदरगाह होता है, और एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे। तो यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेजर पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखने हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे जो हमारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? सो वी हैव सबसे पहले कांडला इन गुजरात, डन। इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, फिर गोवा के अंदर जाके हम क्या कर देते हैं, मरमगांव, मरमगांव गाते हैं, तो इस तरीके से याद रखना। फिर कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट है। अब यहां से आपको आयरन ओर माइन वाला भी पॉइंट याद होगा कि कुद्रेमुख की माइन से हम आयरन निकालते हैं, न्यू मैंगलोर पोर्ट ले जाते हैं। सिमिलरली महाराष्ट्र से भी अपन आयरन ओर लेके मरमगांव पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव कोची इन केरल, दिस इज अनदर वेस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट है। फिर तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन आपको थोड़ा नीचे मिलेगा तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। देन वी हैव चेन्नई, चेन्नई थोड़ा ऊपर की तरफ है तमिलनाडु के अंदर। देन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। एंड देन वी हैव पाराद्वीप, पाराद्वीप इज इन उड़ीसा, पारादीप या पाराद्वीप। और फिर हल्दिया, अब यहाँ पर आपको हल्दिया और कोलकाता, ये 2 पोर्ट्स मिलते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो कांडला आप थोड़ा सा नीचे भी बना सकते हैं क्योंकि वहां पे दीनदयाल पोर्ट भी है ऊपर की तरफ, तो कांडला पोर्ट, गॉट इट। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है। आई होप इट इज क्लियर। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो नेक्स्ट वी हैव इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। दिस इज द लास्ट पॉइंट जो आपको मार्किंग या मैपिंग के लिए ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको अमृतसर में तो है राजा सांसी, ठीक है, राजा सांसी जो एयरपोर्ट है, श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट इज इन अमृतसर, ठीक है, श्री गुरु रामदास जी या फिर राजा सांसी, ठीक है। आई विल जस्ट राइट इट राजा सांसी,
ये इजी इसलिए होगा आपके लिए जब आपको पॉलिटिकल मैप में हर एक स्टेट की पोजीशन पता हो, ठीक है। देन हम देखते हैं कि दिल्ली में इंदिरा है, ठीक है। सो दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डन। मुंबई के शिवाजी, तो मुंबई के अंदर शिवाजी। देन चेन्नई में, अब चेन्नई में चेन्नई एयरपोर्ट भी कहते हैं इसको, और इसको हम कहते हैं मीनम बक्कम, ठीक है, मीनम बक्कम एयरपोर्ट। सो प्लीज रिमेंबर दिस एज वेल। देन वी हैव कोलकाता के नेताजी, तो कोलकाता के अंदर वी हैव नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डन। एंड देन हैदराबाद में वी हैव राजीव गांधी एयरपोर्ट। सो इस तरीके से दिल्ली की इंदिरा, मुंबई के शिवाजी, राइट, एंड चेन्नई मीनम बक्कम, then we have Rajiv Gandhi in Telangana, Subhash Chandra Bose in Kolkata, and of course we have Shri Guru Ramdas Ji or Rajasthansi Airport in Amritsar, Punjab. I hope it is clear to all. So this was the map work. इसके अलावा आपको मैप वर्क कहीं से भी नहीं पढ़ना है, कोई भी मैप वर्क का आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। अब कभी कभी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी पूछे जा सकते हैं, तो ये तो बहुत ही लॉजिकल है कि जहां जहां पर आईटी सेक्टर्स आपको ज्यादा दिखाई देते हैं वहां पे आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का जैसे नोएडा है, गुजरात का गांधीनगर है, मुंबई का महाराष्ट्र जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ठीक है, पुणे इन महाराष्ट्र, हैदराबाद इन तेलंगाना, बेंगलुरु इन कर्नाटका, चेन्नई इन तमिलनाडु एंड तिरुवनंतपुरम इन केरल। तो जनरली ये सर्दर्न पोर्शंस में आपको ज्यादा मिलेंगे, एंड वन मेजर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दैट इज इन नोएडा। गुड़गांव भी आता है बट अगेन इसमें नहीं दिया है, सो विल नॉट कंसीडर दैट, डन। चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मैप वर्क। ये आपको मैप वर्क इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पैटर्न है सीबीएसई का, जो सीबीएसई अपनी नोटिफिकेशन पे देता है उसको हमें अच्छे से पढ़ना होता है, और नोटिफिकेशन में दिया है कि इससे बाहर वो मैप वर्क नहीं पूछेगा। जनरली अगर मैं कंक्लूड करूं कि इसमें से आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना है, सो सबसे पहली चीज आपको सारे पोर्ट्स पता होने चाहिए, दूसरा आपको सारे एयरपोर्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर जो इवेंट्स और कांग्रेस के सेशन है, कांग्रेस सेशन एंड ऑफ कोर्स इवेंट्स, ठीक है। ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। एंड अगर मैं कहना चाहूं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। डन एंड डस्टेड, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम हर एक पोर्शन से, हिस्ट्री, देन वी हैव ज्योग्राफी, देन वी हैव पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी। उसमें से हम देखेंगे कि कौन से मेजर क्वेश्चंस बनते हैं या कौन से टॉपिक्स है जिन्हें आपको पढ़ना है। एंड माइंड मी ओनली एनसीईआरटीज, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटीज, ठीक है। सो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें, शुरुआत करेंगे हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया, देन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और फिर प्रिंट कल्चर, ठीक है। सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा लिए गए जो स्टेप्स थे, फिर सिविल कोड जो प्रोविजंस है नेपोलियनिक कोड के, राइट, वो क्या थे, क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, दोनों चीजें, लिबरलिज्म की क्या आइडियोलॉजी थी, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते थे, क्या बात थी, वो वाला टॉपिक, फिर ट्रीटी ऑफ वियना जो हुई थी आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, उसके क्या क्या मेन प्रोविजंस थे, जहां पर ड्यूक मेटरनिच ने जैसे लीड किया था, प्राग कंट्रीज थी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन इटली पूछा जाता है, बट मेरे हिसाब से इस बार आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस टॉपिक पे, दैट इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। कि जैसा हम क्वेश्चन हमेशा देखते हैं, सीबीएसई ने सैंपल पेपर में भी डाला है अपने, राइट, कि इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रिवोल्यूशन। हमने देखा ना कि ब्रिटेन का बनना कैसे दूसरे स्टेट्स या दूसरे नेशन से अलग है, तो ये पूछा जाता है, एनालाइज द स्टेटमेंट, ये इस बार पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा फोकस है इस क्वेश्चन पे। और ट्रीटी ऑफ वियना के जो प्रोविजंस रहे थे, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, ये आप पक्का से पढ़ के जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके, आपके नेशनलिज्म इन यूरोप के। कमिंग टू नेशनलिज्म इन इंडिया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हमने देखा कि कितने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या आता है इंडिया की सोसाइटी पे, वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्लो डाउन होने का क्या कारण रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या फर्क है। नाउ टू हेल्प यू गाइस कि कैसे आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्या पॉइंटर्स रहेंगे, तो मैंने ऑलरेडी ये सिंपल आंसर दिया है, यू कैन गो थ्रू इट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद बात करें, गांधी जी ने सॉल्ट को एज अ सिंबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस क्यों माना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्ट मार्च बिकेम एन इफेक्टिव tool of resistance. How salt became the tool for resistance? Why Gandhi ji had chosen salt? तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएं। इसके अलावा
कल्चरल प्रोसेसेस, मतलब जो भी कल्चरल प्रोसेसेस हुए थे जिसमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा हुई थी ड्यूरिंग नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों क्वेश्चन में बोल रही हूँ। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनलिज्म इन इंडिया से आपको यहीं से ही सवाल मिलेगा, और कैसे कल्चरल प्रोसेसेस हुए थे, कौन कौन से वो प्रोसेस थे, चाहे वो भारत माता का पर्सोनिफिकेशन हो, चाहे वो वंदे मातरम लिखना हो, चाहे हमारी लोक कथाएं, लोक गीत का फिर से रिवोक होना हो, आइकन सिंबल्स का यूज होना, या री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, सारी चीजें यहाँ दी है। ये एक सैंपल आंसर है, यू कैन गो थ्रू इट। देन कम्स द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में 3 ही टॉपिक्स आ रहे हैं, एक डिजीज वाला, एक आपके पोटैटो वाला जो पॉइंटर है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिल्क रूट का सिग्निफिकेंस। सो माइंड मी, प्लीज नोट इट डाउन। सिल्क रूट का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ द सिल्क रूट वाज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहें तो बढ़िया से आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से ऐसे आप बिल्कुल क्या बना दें, एक आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप बना के पूरा अच्छे से शो कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो सिल्क रूट रहा है, राइट, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था हमारे पूरे के पूरे जर्नी के लिए। सो इस तरीके से आप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं कि कैसे इंडिया वाया सेंट्रल एशिया, चाइना वाया सेंट्रल एशिया, एंड इधर अगर हम बात करें तो अफ्रीका, कैसे ये इंटरकनेक्टेड थे, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम बात करें, और सिल्क ट्रेड या सिल्क रूट ने कितना बेनिफिट किया था स्पेसिफिकली इन ट्रेड। तो ये एक वाइब्रेंट मॉडर्न प्री ट्रेड का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं विथ एनी 2 substantiate examples, ठीक है। देन कम्स प्रिंट कल्चर। अब देखिए, प्रिंट कल्चर से सीबीएसई ने ऐसा हिंट दिया है कि मैं आपको पैराग्राफ पूछूंगा, समझ में आया। पैराग्राफ आपको यहाँ दिया है ऑफ कोर्स, बट अगर क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो आपको 2 या 3 नंबर में अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये पूछा जाएगा कि प्रिंट टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या रहा था इंडिया पे, और इंडिया में महिलाओं और गरीब लोगों पे, पुअर पीपल पे। ऑल्सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में प्रिंट टेक्नोलॉजी का क्या योगदान या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सिंपल सा ये पैराग्राफ देंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रिंट कल्चर के, वही आपको आंसर करने हैं। डन। ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब चलते हैं हम ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आएगा कि रिसोर्सेस का इनडिस्क्रिमिनेट यूज क्यों हो रहा है, रिसोर्स प्लानिंग की क्या जरूरत है, रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेजेस जो होते हैं, और लास्ट में लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है और इसके क्या रेमेडीज हैं। फिर बात करें फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन या फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से, तो देखिए पूरी की पूरी ज्योग्राफी की बुक ही रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड है। हम रिसोर्सेज की बात करेंगे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, और उनके रिफॉर्म से बोल सकते हैं कैसे आप उनको सुधार सकते हो, कैसे उन्हें बचा सकते हो, रेमेडीज की बात करेंगे। तो चाहे वो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हो, जैसे रिसोर्स डेवलपमेंट में लैंड की बात हुई, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटीज ने क्या किया है, उसमें चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य मूवमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब आपको लिखना है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस कई बार पूछे गए हैं, और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि सरकार ने ऐसे कौन कौन से मेथड्स अपनाए हैं टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। फिर आपने उसी चैप्टर में वाटर रिसोर्सेज में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट, जो राजा महाराजाओं के समय इल्तुतमिश के टाइम पे बनवाए, और उसके अलावा जो राजस्थान मेघालय में यूज होते हैं। फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, दैट वाज फ्रॉम फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड वाटर रिसोर्सेज। फिर बात करें मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की, तो मिनरल्स किस तरीके से हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है, जिसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। वी आर almost every time and in every sense dependent on minerals. How it is that we have to justify the statement. justify का मतलब होता है जो लिखा है उसी के बारे में बताना है, उसके ऑपोजिट नहीं जाना, राइट। देन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, प्लीज रिमेंबर दिस। ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो आपको एग्रीकल्चर से राइस के बारे में पूछा जा सकता है कि ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस कौन सी हैं कि एक जगह तो
राइस सब्सिस्टेंस क्रॉप है और किसी जगह राइस क्या है, कमर्शियल क्रॉप है। जैसे कि राइस हरियाणा के अंदर तो कमर्शियल क्रॉप है, उड़ीसा झारखंड वाले रीजन के अंदर सब्सिस्टेंस क्रॉप है। तो हमने ये पढ़ा भी है एग्रीकल्चर के अंदर, राइट। तो ये पूछा जा सकता है। फिर आपको बॉक्साइट के बारे में कि व्हाट इज द बॉक्साइट इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर कोल के बारे में कि कैसे कोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहीं से आपको अगर कोल माइंस याद हो, राइट, तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। अगर आप फटाफट से मैप ही अगर आपको बनाना सीखना है तो आपको ऐसे मैप बना देना है कि आपने ऐसे किया, सीधा लाइन खींचा, फिर ऐसे करके इस तरीके से आप नीचे ले गए, ठीक है। फिर आप यहां से थोड़ा सा नीचे लेके इस तरह से आपने घुमाया। बहुत ही रफ मैप आपको बनाना है, एग्जामिनर समझ जाएगा। इस तरीके से आपको बिल्कुल ऐसे करके और यहाँ जोड़ देना है। तो ऐसे भी अगर आप करेंगे, फिर आप लोकेट करते हैं कि चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से, यस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोकेट कर दें कि दिस इज रानीगंज, ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तालचर इन उड़ीसा, ठीक है, बोकारो इन झारखंड। तो इस तरीके से बहुत अच्छा इंप्रेशन जमेगा एग्जामिनर पे। फिर यहाँ सिंगरौली मध्य प्रदेश या नेवेली तमिलनाडु, राइट। तो कोल का सिग्निफिकेंस आप फटाफट से मैप बना के भी बता सकते हैं। इट विल हेल्प यू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। फिर बात करते हैं अपन पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स की। सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। फिर इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पावर शेयरिंग बिटवीन द सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, ये भी आपको ध्यान रखना है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से सबसे महत्वपूर्ण सवाल विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और सीबीएसई ने अभी भी पूछा है कि वुमेन कैसे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट होती हैं, डिप्रेस होती हैं, ऑप्रेस होती हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस दैट वुमेन फेस इन आवर सोसाइटी। और इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। तो उसमें आप लेटेस्ट नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, दैट वाज पास्ड इन 2023, राइट, जिसमें 33% ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन बोथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज लोकसभा। तो ये ध्यान रखना है। फिर आता है कास्ट कैसे फॉर्म लेती है पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स कैसे कास्ट में, पॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करता है कास्टिज्म को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। यू शुड नो समथिंग अबाउट कम्युनलिज्म एज वेल, ठीक है। फिर बात करें पॉलिटिकल पार्टी से, एक फिक्स्ड क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, या नीड क्या है पॉलिटिकल पार्टी की। क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर में भी पूछा है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसके अंदर, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। क्या चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी फेस करती हैं, जैसे डायनेस्टिक सक्सेशन हो गया, लीडरशिप सक्सेशन हो गया, कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं, उसको लेकर क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं आज तक, सब कुछ बुक में दिया है, राइट। वैसे ही पॉइंट वाइज आपको लिखना है। एंड यू शुड नो कि किसी भी पार्टी के नेशनल और स्टेट पार्टी बनने में क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट। फिर टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में आपको फर्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर, तो उससे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ध्यान रखना है वो ये क्वेश्चन है कि कैसे डेमोक्रेसी लीड्स टू अ पीसफुल हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन्स इन एवरी स्फीयर। तो इसमें आपको यही बताना है कि डेमोक्रेसी कैसे एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, या डेमोक्रेसी कैसे एक सबसे बेहतर रूप है दूसरी फॉर्म से, कैसे एक बेटर बोल सकते हैं सिस्टम है देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की अपन। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिविक्स। लेट मी टेल यू वंस अगेन, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स में बात करें तो डेवलपमेंट वाले चैप्टर में यू शुड नो दैट टेबल, जो टेबल दे रखी है ना, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स, ये सारे आपके नेशंस हैं, राइट। इसके अलावा आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, जो हरियाणा केरल वाला जो आपका टेबल है, उसमें आपको सारे पॉइंटर्स पता होने चाहिए। वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट निकालता है, या एक तरह से यूएनडीपी जो रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, जिसमें रिच और पुअर नेशन की बात करता है, सॉरी। एंड यूएनडीपी क्या निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता है। किसके आधार पे, 3 आधार पे, पर कैपिटा इनकम, एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और आपकी क्या है
एजुकेशन कैसे, लिटरेसी रेट, राइट। तो हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, वो 3 पैरामीटर है। तो पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और उसमें क्या फर्क है। गॉट इट। देन डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, और वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, जैसे हम इंडस्ट्री वाला एग्जाम्पल देखते हैं। फिर इससे एक सवाल जो मुझे लगता है सीबीएसई इस बार जिस पे सीबीएसई का ध्यान है वो ये है कि जो हमने पढ़ा ना हरियाणा, केरल और एक और जो बिहार, 3 स्टेट्स को कंपेयर किया, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से पर कैपिटा इनकम में हरियाणा आगे है, पर केरल इन्फेंट मॉर्टेलिटी, लिटरेसी रेट, इन सब में देखो तो काफी अच्छा रैंक है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज केरल के अंदर पब्लिक फैसिलिटीज या पब्लिक सर्विसेज पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है। तो यहाँ पर सीबीएसई ने सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन डाला है कि पब्लिक सर्विसेज की क्या यूटिलिटी है, इवैल्यूएट दिस कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि आप जानते हैं कि विकास और वृद्धि में फर्क होता है। तो जो विकसित है उसमें क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं पब्लिक फैसिलिटी के जो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर में। आपको पूछा जा सकता है कि कैसे 3 सेक्टर्स होते हैं और कैसे ये इंटरडिपेंडेंट है, कैसे प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शरी और टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी, कैसे ये तीनों इंटरलिंक्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हर साल जो सीबीएसई पूछता आया है, शायद ही इस बार पूछे, बट यू शुड नो कि टर्शरी सेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस रहा है। फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमें क्यों फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, आपको फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सोर्सेज पता होने चाहिए, मनी एंड क्रेडिट से है ये सवाल, एंड यहाँ पर कैसे फॉर्मल सोर्सेज को एक्सपैंड करने की जरूरत है। और इसमें जो सीबीएसई का ध्यान है वो इसी क्वेश्चन पे है कि एक्सपैंडिंग एक्सेस टू लोन्स इन द फॉर्मल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, येट इट इज इक्विटेबली इंपॉर्टेंट कि ये सबका एक्सेस हो हर एक इंसान के लिए नेशनल डेवलपमेंट को लेकर। तो ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल क्रेडिट का एक्सपेंशन इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव्स की क्या फंक्शनिंग है, क्या कंट्रीब्यूशन है इन गिविंग आउट व्हाट क्रेडिट। ठीक है, फिर बात करें सेक्टर्स की, तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बारे में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। साथ ही में आपको इस तरह की केस स्टडी दे देंगे। क्या केस स्टडी है कि एक रिसर्च स्टूडेंट है, वो 2 लोगों से बात करता है, इंटरव्यू लेके उसे समझ आता है कि एम जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और एन जो है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो आपको पूछा जा सकता है कि एनालाइज द की डिफरेंसेस बिटवीन द 2 सेक्टर्स। तो सिंपली आपको केस स्टडी देके या फिर इस तरीके से सीधा पूछ लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, देन कम्स लास्ट चैप्टर दैट इज ग्लोबलाइजेशन। आपके सीबीएसई में एग्जैक्टली सिलेबस में मेंशन है कि या तो मैं पूछूंगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन या मैं पूछूंगा व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच लेड टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जिसमें टेक्नोलॉजी के अंदर हम वेरियस फैक्टर्स, आईटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कई सारे फैक्टर्स जो देखते हैं दैट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और एक इंपॉर्टेंट जो आपके सैंपल पेपर का सवाल है कि ग्लोबलाइजेशन का असर और उससे होने वाला रिजल्ट या आउटकम, इसको मैच द फॉलोइंग में दिया है। पर अगर आप मेरी बात थोड़ी सी भी माने तो ध्यान रखिएगा कि इसको आप एज अ क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि सीबीएसई अगर पूछ ले कि व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड ड्यू टू विच द आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इफेक्ट्स में आप ये 4 पॉइंट और इसकी वजह से जो आउटकम हो रहे हैं, जो मैच द फॉलोइंग आपको करके बताना है, तो ये आप इसे क्वेश्चन आंसर में भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि दीज आर द इफेक्ट्स एंड आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो दैट इज इट। ये सारा का सारा जो मटेरियल है, हिस्ट्री हो, मैप वर्क हो, मैंने आपको सही से डिटेल में यहाँ पर बताया है कि आपको किस चीज पे ध्यान देना है सबसे ज्यादा, राइट। इन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है ये बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है नेचर के अंदर, कई बार ये पूछे गए हैं और सैंपल पेपर से भी मैं ये समझ पाई हूं कि सीबीएसई एग्जामिनर का ध्यान यहां पर है। सो डू वेल, बी प्रिपेयर्ड, रिवाइज देम। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, राइट। वी विल बी कमिंग बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।